हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैंने आपको जब बता रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने एक सर्कल बनवाकर उसमें बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सर्कल में लिखा था। उसके साइड में मैंने यहाँ पर पृष्ठभूमि लिखा था, ऊपर यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण नेता लिखा था, फिर इस तरीके से ही मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन लिखा था, मतलब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सिद्धांत थे गठन होने के वो लिखवाए थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उद्देश्य थे, इस तरीके से मैंने कई सारे सब टॉपिक आपको लिखवाए थे। तो उस कहानी में मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड ऑफ कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब अगर मैं बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंट लीडर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट लीडर्स, हिंदी में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण नेता। महत्वपूर्ण नेता है ना। अगर इसमें महत्वपूर्ण नेता की बात की जाए तो हालांकि हैं तो बहुत, है ना, काफी सारे हैं। जितने भी आपके इंडियन नेशनल सेशंस हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे, लगभग उसमें बहुत सारे नेता थे। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम ले लेते हैं हम लोग मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स की लिस्ट है जो कि कभी कभी एग्जाम्स में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है कि इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर कौन नहीं है। तो आप लोगों को अगर इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम याद रहेगा तो आप लोगों को काफी हेल्प होगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हम थर्ड नंबर पर बात करें, थर्ड नंबर पर, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अगर उसके बाद हम लोग बात करें फोर्थ नंबर पर, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगर उसके बाद बात करें तो दिनशा एडुल्वी वाचा। दिनशा एडुल्वी वाचा। अगर उसके बाद और बात की जाए सिक्स नंबर पर, अगर बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। उसके बाद अगर बात की जाए तो सेवेंथ नंबर पर अगर हम बात करें तो आनंद चार्लू। अगर उसके बाद बात की जाए एट्थ नंबर पर, तो एट्थ नंबर पर केटी तेलंग। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सुब्रमण्यम अय्यर। अगर उसके बाद और बात की जाए तो महात्मा गांधी, जो कि
1924 के इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीडर बने थे, अध्यक्ष बने थे। अगर 11वें नंबर और की बात की जाए तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। हम लोग ईटीसी कर देते हैं, इसके बाद और भी हैं। जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको महत्वपूर्ण अधिवेशन कराएंगे तो आपको उसमें बता देंगे, तो आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो मैंने आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना। अगर हम लोग प्रारंभिक संरचना की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब आपका जो है इसमें बड़ा टॉपिक सिर्फ एक है, वो है महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो वो सबसे लास्ट में करेंगे, उसमें लगभग 2 से 3 दिन लगने के भी चांसेस हैं, क्योंकि उसमें सारे अधिवेशन जितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे वो सब आपको उसमें बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से, मतलब एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड जो आते हैं वो आपको बताएंगे। तो अगर अब बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना, कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना, कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना। अगर इसकी बात की जाए तो आप लोग जानते ही थे कि भारत वैसे तो सोने की चिड़िया रहा है, ठीक है, लेकिन भारत में शिक्षित लोगों की कमी होने के कारण भारत का प्रबंधन, जो भारत के लोगों में प्रबंधन है, वो ठीक से नहीं हो पाया। तो अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले अगर कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना की बात करें तो कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना में कुलीन वर्ग है ना, कुलीन वर्ग का कांग्रेस के ऊपर हमेशा से कब्जा रहा है, कुलीन वर्ग का कब्जा रहा है, कुलीन वर्ग का कब्जा, कांग्रेस पर कुलीन वर्ग का कब्जा रहा है हमेशा से। अब ये कुलीन जो है ना, कुलीन वर्ग कैसे पहचानते थे? कुलीनता जो है या तो वो आपके शिक्षा के इस स्तर से आएगी या आप बहुत शिक्षित हो, ठीक। दूसरा अगर बात करें या तो आपकी जाति, क्योंकि उस समय हमारे भारत देश में जाति पाति बहुत मनाई जाती थी, या तो आपकी जाति अच्छी होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपकी जो है कुलीन वर्ग में आपको रखा जाएगा, या आपके पास बहुत ढेर सारी मात्रा में धन होना चाहिए। तो ये 3 बातें थी जिनकी वजह से एक कोई भी व्यक्ति कुलीनता के स्तर में आ सकता था। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है जाति, तीसरा है धन। अगर आप बात करें तो कुलीन वर्ग के लोग जो थे इन्हीं चीजों से पहचाने जाते थे। अगर मैं और आगे आपको बताने की कोशिश करूं तो कांग्रेस के ऊपर अगर अब बात की जाए तो कांग्रेस के ऊपर सबसे, मतलब कांग्रेस में जो सबसे ज्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, लीडर्स हुआ करते थे, वो हुआ करते थे वकील लोग, क्योंकि उस समय वकील लोगों का जो दबदबा था, या अगर बोला जाए तो वकील लोगों को सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा कर्मठ माना जाता था। और वकालत की पढ़ाई क्योंकि इंडिया में उस समय होती नहीं थी, तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए भारतीय लोग लंदन जाते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी एक बहुत ही उच्च तबके के वकील हुआ करते थे। तो वकील अगर मैं बताऊं आपको तो कुलीन जो टोटल अगर कांग्रेस में लोग होंगे तो वकील लोग जो होंगे, अगर प्रतिशतता में बताई जाए तो वकील लोगों का जो प्रतिशत होगा वो 39% होगा। वकील लोगों की अगर प्रतिशतता में बात की जाए तो वकील लोग 39% में आएंगे। अब वकील लोग जब 39% में आएंगे तो उसके बाद आते हैं हमारे जमींदार, उसके बाद आते हैं जमींदार लोगों की प्रतिशतता की अगर प्रतिशत की बात की जाए, कितने लोग भारतीय नेशनल कांग्रेस में थे, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस में थे तो वो थे 19%। अगर बात की जाए कि जमींदार लोग कितने थे, कितने प्रतिशत थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो वो लोग थे 19%। अगर वैसे ही बात की जाए कि व्यापारी, भाई व्यापार भी तो एक तरीके का आपका प्रोफेशन ही है, तो बिजनेसमैन क्लास के लोग कितने थे, तो व्यापारी वर्ग के लोग जो थे, व्यापारी वर्ग के लोग 7%, व्यापारी वर्ग के लोग 7% हुआ करते थे हमारी भारतीय राष्ट्रीय उस समय कांग्रेस में। अगर उसके बाद बात की जाए कि डॉक्टर लोग कितने हुआ करते थे, डॉक्टर, तो डॉक्टर लोगों की अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो डॉक्टर लोगों की गिनती हुआ करती थी सिर्फ 3%। और बाकी इसमें जो है पत्रकार, इसमें पत्रकार भी और बढ़ते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो ये पत्रकार, और फिर अगर बात की जाए तो अन्य, पत्रकार लोगों की अगर प्रतिशत की बात की जाए, पत्रकार लोग भी लगभग 3% के आसपास ही हुआ करते थे, और बाकी बचे हुए अन्य में हुआ करते थे। अगर सबको काउंट किया जाए तो 7, 3, 10 और 3, 13 और 19, 32 और 39, अगर कहें तो 64 और 7, 71, और बाकी अन्य लोग आते थे आपके 29% में। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब अगर हम बात की जाए तो कुलीन के हिसाब से वकील कैसे आते थे, वकील लोगों की अगर बात की जाए तो वकील लोग शिक्षित हुआ करते थे। ठीक, वकील लोग शिक्षित हुआ करते थे और वकील लोग धनी भी हुआ करते थे। अब आप कहेंगे धनी कैसे हो सकते हैं, धनी इस तरीके से हो सकते हैं क्योंकि भाई जिसके पेरेंट के पास, जिसके माता पिता के पास बहुत सारी संपत्ति होगी, ठीक है, वही तो अपने बच्चों को लंदन भेज पाएगा पढ़ने के लिए, है ना, सोचने वाली बात है। तो इसीलिए वकील लोगों की कैटेगरी शिक्षा में भी आती थी, शिक्षित लोगों में भी और धनी लोगों में भी। जमींदार लोग, भाई जमींदार लोग तो वैसे तो धनी भी होते थे और उनकी जाति भी ऊंची हुआ करती थी उस समय, तो वैसे ही अगर जमींदार लोगों की बात की जाए तो धनी तो थे ही वो, और वो शिक्षित भी थे। ठीक, वैसे ही व्यापारी भाई धनी था, व्यापारी धनी था, डॉक्टर शिक्षित थे, पत्रकार शिक्षित थे, अन्य जो थे वो उनके हिसाब से उनकी कैटेगरी में उनको रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब अगर मैं बात करूं कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना में, कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना की अगर और बात की जाए तो कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना में जैसे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे, मतलब हुए थे 1885 में, 1886 में, क्योंकि इसमें जो है बीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन बनाए हैं कि पहले अधिवेशन में फर्स्ट कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें कितने मेंबर्स, टोटल कितने मेंबर्स आए थे। उसके बाद वो कई बार सेकेंड में पूछ लेती, थर्ड, अभी तो खैर थर्ड तक पूछे गए हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा और मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा बताऊंगा। यही अगर अब देखिए, जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं वर्ष, ठीक, उसके बाद लिख लेते हैं यहां पर कुल सदस्य, कुल सदस्य, उसके बाद यहां पर मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन जाता है, अक्सर बना देती है बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के। अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर उठा के लास्ट ईयर के तो इसमें आपको दिख जाएगा ये मुस्लिम सदस्य है। ठीक है, मुस्लिम सदस्य लिख देता हूं मैं पूरा, मुस्लिम सदस्य। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो अगर कई बार क्वेश्चन बन जाता है महिला से भी, तो अभी तक तो खैर 3 वर्ष का ही सिर्फ पूछा गया है, लेकिन मैं आपको और आगे तक बताऊंगा। अगर स्टार्ट हुआ था नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन तो 1885 से स्टार्ट हुए थे, फिर 1886 में भी हुआ, 1887 में भी हुआ, 1888 में भी हुआ और 1889 में भी हुआ। इसका मैं तरीका ही बताऊंगा, याद करने का भी तरीका मैं आपको इसका बताऊंगा। अब कुल सदस्यों की अगर बात की जाए तो पहले जो मैंने आपको, जिसमें जो बॉम्बे में सेशन हुआ था, उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि
72 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर प्रेजेंट हुए थे टोटल उस समय। जो पहला राष्ट्रीय कांग्रेस, अब आप सोचिए कि 11 प्रांत थे और 11 प्रांत में सिर्फ और सिर्फ 72 पर, मतलब 72 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर सिर्फ प्रेजेंट थे। अगर 72 के बाद बात की जाए 1886 में, तो कहीं आपको 434 का आंकड़ा मिल जाएगा और कहीं आपको 436 का भी आंकड़ा मिल जाएगा। तो ये दोनों, जो भी आपको ऑप्शन मिले, दोनों नहीं मिलेंगे, जो भी ऑप्शन मिले आप उस पर टिक कर देना, ठीक है। अगर उसके बाद बात की जाए तो थर्ड में, जो नेशनल कांग्रेस का 1887 में थर्ड आपका जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ था, आईएनसी सेशन हुआ था, तो उसमें थे 607, ठीक। अगर उसके बाद बात की जाए तो इसमें थे 1248, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए तो थे फिर 1889 ही थे। ये आपका कुल सदस्यों का आंकड़ा था, जो कि आपका कुल सदस्य थे किसमें, ईयर वाइज ईयर। 1885 में 72, 1886 में 434, 1887 में 604, 1888 में 1248 और 1889 में 1889। तो अगर अब मुस्लिम सदस्यों की बात की जाए तो मुस्लिम सदस्यों की अगर बात की जाए तो पहले सेशन में जो मुस्लिम सदस्य टोटल थे वो थे 2। उसके बाद अगर बात की जाए तो सेकंड वाले में थे 33, और अगर यही फोर्थ वाले थर्ड वाले की बात की जाए तो थर्ड वाले में थे 81, और अगर 1888 की बात की जाए तो थे 221, फिर थे 281। ये आपके टोटल सदस्य थे, जो कि आपके आई थिंक 233, 81, 221, ये लास्ट वाले में 281 ना होकर 254 होगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था, 254 होगा। अब यही अगर बात की जाए कि महिला सदस्य कि महिला सदस्य कितने कितने थे, महिला सदस्य कितने कितने थे, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, महिला सदस्य पहले में भी 0 थे, दूसरे में भी 0 थे, तीसरे में भी 0 थे, चौथे में भी 0 थे, ये सब में 0 थी। लेकिन लास्ट जो 1889 में हुआ था सेशन, और भी हुए थे, 1889 का जो सेशन हुआ था उस सेशन में महिलाएं जो आने वाली थी वो आने वाली थी 10, ठीक, 10 लोग आने को थी, इनवाइट हुई थी और एग्री हुई थी, वो 10 लोग थी। बट किसी कारण से सिर्फ और सिर्फ 6 प्रेजेंट हुई, सिर्फ और सिर्फ 6 प्रेजेंट हुई। अब मैं बात करता हूं इनको याद कैसे करना है। तो भाई देखिए, पहला डिजिट आप याद कर लीजिए, पहला डिजिट आपने याद कर लिया 1885 में 72, ठीक। नेक्स्ट अगर बात किया है 72 के बाद 434 और 436, इन दोनों में से एक होगा। 6 इधर भी लास्ट में, इधर भी 6 लास्ट में, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिएगा। नेक्स्ट 1887, इधर ये 7 है, यहां भी ये 7 है। 1888 में 8 इधर है, 8 इधर है। अब 1889 में 1889 ही है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और बाकी मुस्लिम सदस्य वैसे तो पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो आप फोन नंबर जैसे याद करते हैं वैसे आप इसको भी याद कर लेना, 233, 81, 221, 254, याद हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको तो मालूम ही है, लास्ट में 1889 में 6/10, मतलब 6 प्रेजेंट हुई और 10 प्रेजेंट होने वाली थी, बट हुई कितनी, 6 ओनली प्रेजेंट हुई। तो आप लोग एक बार चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो आगे अब हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस के जो सिद्धांत थे, कांग्रेस के गठन के जो सिद्धांत थे वो क्या थे। कि मतलब जैसे सिद्धांत की अगर बात की जाए, कांग्रेस के भाई सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, कि अगर कांग्रेस बनी है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स थे, है ना, कि प्रिंसिपल्स क्या थे, किन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर उसको बनाया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं स्पीड की अगर प्रिंसिपल की बात करूं, जितनी आप ज्यादा स्पीड, जितनी ज्यादा तेज स्पीड से चलेंगे उतना ही जल्दी डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, और गिवन डिस्टेंस में उतना ही कम फिर टाइम लगेगा। तो ये एक प्रिंसिपल है ना स्पीड का। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कांग्रेस के गठन के सिद्धांत, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन
गठन के सिद्धांत। तो अगर इसके सिद्धांतों की बात की जाए, वैसे तो काफी सिद्धांत है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो लगता है वो 3 ही है, क्योंकि उन्हीं को बार बार घुमा फिराकर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं पहले कांग्रेस के सिद्धांत की, तो पहला है थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, या बोल सकते हैं सुरक्षा कपट का सिद्धांत। सुरक्षा कपट का सिद्धांत। सुरक्षा कपट का सिद्धांत ये किसने दिया था अभी बताएंगे, अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज कमेंट करिए। नेक्स्ट, या इसको इंग्लिश में भी अगर बता दें, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें तो षड्यंत्र का सिद्धांत। षड्यंत्र का सिद्धांत। ठीक। षड्यंत्र का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी। थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड पर, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी के बाद त्वरित चालक का सिद्धांत। त्वरित चालक का सिद्धांत। त्वरित चालक का सिद्धांत। ठीक है। ये 3 सिद्धांत जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन 3 सिद्धांतों की बात की जाए तो 3 सिद्धांत जो कि आपके सुरक्षा कपट का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, उसके बाद नेक्स्ट है षड्यंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, त्वरित चालक का सिद्धांत, जो कि है किन्होंने दिया था इनको, थ्योरी ऑफ सुरक्षा कपट का सिद्धांत अगर मैं बात करूं तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। अगर इनकी बात की जाए तो षड्यंत्र का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये दिया गया था रजनी पालमे दत्त। रजनी पालमे दत्त, ये इन्होंने दिया था। अगर मैं बात करूं त्वरित चालक के सिद्धांत की, तो इसको दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। ये तीनों सिद्धांत जो हैं अलग अलग व्यक्तियों ने दिए थे। अगर मैं बात करूं त्वरित चालक के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। वेट, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, ये सिद्धांत दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब अगर मैं इनके अंदर को अगर मैं इलैबोरेट करूं तो चलो, मैं 5 मिनट की बात है, मैं इसको कर देता हूं क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। हालांकि अगर इसके अंदर का क्वेश्चन बनता है तो वो पीसीएस लेवल का बनता है, तब जाके इनके अंदर क्वेश्चन बनता है, वरना सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पुट कर लेते हैं। सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने पर
जो है सुरक्षा कपट का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाला लाजपत राय द्वारा। और अभी यही सुरक्षा कपट का सिद्धांत बीपीएससी 69 जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरक्षा कपट का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिसाब से। तो अब मैं अगर बात करूं सुरक्षा कपट के सिद्धांत, थोड़ी छोटी सी स्टोरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये है अपना प्यारा भारत, यहां पर कोलकाता है ना, ये कोलकाता कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। आप लोग जानते हैं कि जगह जगह से इनके ऊपर इन लोगों को लगता था कि हमला होने वाला है ना, और हमला करवाएगा कौन? ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। ठीक है, तो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जो हमला कराएंगे, ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियंस जो हमला कराएंगे उनको खुश कर दिया जाए। खुश कैसे कर दिया जाए भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाकर खुश कर दिया जाए। तो यही सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करो कैसे? कपट के सिद्धांत से। तो इसलिए सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था ब्रिटिशर्स के लिए। आई बात समझ में? बोलिए डन। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं षड्यंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी। थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी दिया गया था रजनी पालमे दत्त। ठीक, रजनी पालमे दत्त। अगर इस थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी की बात की जाए तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी लाला लाजपत राय ने तो सीधे सीधे जो है निशाना साध दिया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, लेकिन रजनी पालमे दत्त ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र जो बताया गया है, षड्यंत्र किया गया है किसके विरुद्ध? भारतीयों के विरुद्ध। और षड्यंत्र करने वाला कौन है? वो करने वाले हैं हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी हैं वो लोग। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया है। ओके, तो ये रजनी पालमे दत्त का कहना था, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया है, ना कि भारतीयों की मदद करने के लिए। ओके डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं त्वरित चालक का सिद्धांत। त्वरित चालक का सिद्धांत में गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि ठीक है, रजनी पालमे दत्त की बात उन्होंने मानी कि ठीक है, मान लेते हैं कि जो आप कह रही हैं वो ठीक है कि षड्यंत्र का सिद्धांत हुआ, लेकिन आप ये सोचिए कि अभी जो 1857 में क्रांति हुई थी, जगह जगह से अपने लोगों ने अपने लिए क्रांति की थी। अगर उनके पास एक राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक ऐसा संगठन होता जो उनकी बात अंग्रेजों तक पहुंचाता, तो क्या काम हमारा नहीं बन पाता, या हम लोगों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाती, हो जाती। लेकिन अगर नहीं होती तो आंदोलन हमारा विफल नहीं होता। यह था गोपाल कृष्ण गोखले का कहना कि ठीक है, मान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को षड्यंत्र के तौर पे बनाया गया है, लेकिन जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? जो कांग्रेस है वो किसका काम करेगी? कैटलिस्ट का काम करेगी। कैटलिस्ट जानते हैं ना, कैटलिस्ट मीन्स होता है उत्प्रेरक, कि केमिकल रिएक्शन को जो फास्ट कर दें वो होता है उत्प्रेरक। तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा उन्होंने? कैटलिस्ट कहा, उत्प्रेरक कहा। क्यों कहा? क्योंकि यह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको फास्ट कर देगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को फास्ट कर देगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट को फास्ट कर देगी। फास्ट करेगी, उत्प्रेरक का काम करेगी। यह था गोपाल कृष्ण का कहना इस सिद्धांत के बिहाफ पर। अब आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर हम लोग अब बात करेंगे तो कांग्रेस के गठन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस के गठन के जो उद्देश्य थे, भाई ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, ये भी फिनिश हो गया है। ठीक है, अब छोटे छोटे से टॉपिक, अब इसमें बड़ा टॉपिक जो मिलेगा आपको वो महत्वपूर्ण अधिवेशन ही मिलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे वो मिलेगा, बाकी वही 1 से 2 दिन और उसमें लग जाएंगे खत्म होने में। बाकी ये छोटे छोटे कांग्रेस के जो बारे में सब टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो सब टॉपिक मिलेगा वो हमको मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के जो उद्देश्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के उद्देश्य, इंडियन नेशनल कांग्रेस के
गठन के उद्देश्य। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के उद्देश्य। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों बना था। वो बना था, समझना, वो इसलिए बना था भारतीय जनमानस की समस्या का समाधान करने के लिए, उद्देश्य से समस्या का समाधान के उद्देश्य से। ठीक, तो पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि जो आईएनसी के गठन के समय जो राष्ट्रीय नेता थे, वो नेता जो थे वो ये चाहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर बन रही है तो वो जो है भारतीय जनमानस मतलब भारतीय इंडियन मास, मतलब भारतीय जनमानस मतलब भारतीय पॉपुलेशन की क्या करे, जितनी भी समस्याएं हैं ब्रिटिशर्स से रिलेटेड, उन सबका क्या किया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। वहीं अगर हम लोग दूसरी बात करें, आप लोग जानते होंगे कि 1857 के बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उस रिवॉल्ट के बाद आप लोग जानते होंगे कि भारतीय जितने भी थे उनका ब्रिटिशर्स के साथ जो संबंध थे वो खराब हो गए थे। तो इन आईएनसी के जो राजनेता थे उन लोगों का ये कहना था कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना, ये था भारतीय राजनेताओं का एक और उद्देश्य कि वो चाहते थे कि भारत में रहने वाले लोग और ब्रिटिशर्स के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत ही मधुर हो जाएं, क्योंकि अगर मधुर नहीं होंगे तो दिक्कत ज्यादा भारतीयों को ही होगी। तो उनका एक ये भी उद्देश्य था। अगर तीसरे की बात की जाए तो वो भारतीय जनमानस के बीच में जनमानस में एक जुटता देखना चाहते थे, एक जुटता देखना चाहते थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे वो भारतीय जनमानस में, मतलब भारतीय लोगों के बीच में एकता कितनी है वो देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका गठन किया। तो अगर और आगे बात की जाए तो जो भारतीय राजनीतिक नेता थे वो लोग चाहते थे कि भारत विकास की तरफ बढ़े, मतलब भारत का विकास हो, है ना, भारत विकास की तरफ बढ़े। कैसे बढ़े? ब्रिटिशर्स के अंडर, है ना, अंडर
ब्रिटिशर्स, अंडर ब्रिटिशर। भाई आप लोग ये जानते होंगे कि अगर क्लास में कोई आपके माता पिता, जैसे आपके माता पिता के मुंह से आपने कई बार बात सुनी होगी, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, अच्छे बच्चों के साथ बैठा करो, अच्छे दोस्त बनाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो उसको, वो नेगेटिव एग्जाम्पल है बट सच्चाई है। अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहने पर हम लोगों के अंदर भी अच्छे गुण आ जाते हैं। तो अगर और बात की जाए तो उनका एक उद्देश्य और था, भारतीय राजनेताओं का एक उद्देश्य और था, जो था कि विभिन्न प्रांतों के राजनेताओं को एकजुट करने का उद्देश्य, एकजुट करने का उद्देश्य, एकजुट करने का उद्देश्य। ये भी एक बड़ा उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने का, कि जैसे अब अगर मैं बात करूं, यह लास्ट वाला पॉइंट, विभिन्न प्रांतों के राजनेताओं को एकजुट करने का उद्देश्य, उससे उसका यह फायदा था कि अगर बात की जाए, जैसे अगर कोई व्यक्ति पंजाब का है, ठीक है, और उसको अपने साथ कर्नाटक की मास को, मतलब कर्नाटक के जनमानस को अपने साथ लेके आना है, तो उससे क्या होगा कि पंजाब की जो बात है वो कर्नाटक में पहुंचेगी। लेकिन सुनेंगे कैसे कर्नाटक के लोग? जब वहीं का कोई राजनेता पंजाब की बात कहेगा या पंजाब के लोग उस नेता के द्वारा, कर्नाटक के नेता के द्वारा कर्नाटक की जनता तक बात पहुंचाएंगे। तो ये सब आईएनसी के गठन के उद्देश्य थे। आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसमें, अब अगर बात की जाए कि इसमें अगर हम आपको बताएं गठन के उद्देश्य के बाद कुछ अन्य तथ्य भी हैं, कुछ अदर फैक्ट्स भी हैं, उनकी अगर बात कर ली जाए, अन्य फैक्ट्स की बात कर ली जाए तो कुछ अगर मैं बताऊं आपको वायसराय, कुछ वायसराय को आप याद रखना। जैसे कि अगर मैं बताऊं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो आप कुछ वायसराय हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं लॉर्ड, चलो तो हिंदी में लिख देता हूं, लॉर्ड लिटन, ठीक। उसके बाद अगर बात करूं दूसरा, लॉर्ड रिपन, थर्ड बात करूं लॉर्ड डफरिन, फोर्थ अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड कर्जन, ठीक। अगर मैं इन सब वायसराय की बात करूं, वायसराय की बात करूं तो जो लॉर्ड लिटन थे, इनका एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा है लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था, कार्यखंड था, वो किस समय से किस समय तक रहा, या लॉर्ड रिपन का कब तक रहा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, इन सबका जो है कभी कभार वो लोग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा। तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1876 से 1880 तक, 1876 से 1880 तक, ठीक है। इन्होंने ही, आपको अगर याद होगा, आपने पढ़ा होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने ही पास किया था, और जो लॉर्ड रिपन भाई साहब थे इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम भी कहते हैं, गैंगिंग अधिनियम, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट अगर बात करें, लॉर्ड रिपन का जो कार्यखंड था, कार्यकाल था, सेशन था, वो था 1880 से लेकर 1884 तक, ठीक है। और अगर बात की जाए लॉर्ड डफरिन का, तो 1884 से लेकर 1889 तक। नेक्स्ट अगर बात की जाए लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन का काफी लंबा टाइम पीरियड था, 1889 से लेकर 1905 तक, ये टाइम पीरियड था। इसके ही लॉर्ड कर्जन के ही टाइम में, भाई ये लोग हमारे जब लॉर्ड लगाते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों के अंदर लॉर्ड मीन्स होता है भगवान, इन लोगों के अंदर भगवान वाली तो कोई हरकतें थी ही नहीं। तो लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था। अगर मैं यहां पर लिख दूं तो जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पर हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं आपको तो ए.यू. ह्यूम के बारे में बताऊं, जो कि अगर मैं बात करूं जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सचिव थे वो थे एलन ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। अगर इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जो सचिव रहने का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सचिव रहने का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 1885 से लेकर 1906 तक रहे। 1885 में बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, और 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसकी कहानी आगे है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण कथन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर की अगर स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो सबसे जो बेहतर स्टेटमेंट है वो मुझे महात्मा गांधी का लगता है। अच्छा, आप लोगों को ये तो मालूम होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आज की जो राहुल गांधी वाली सरकार है, सॉरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वही है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, मतलब महत्वपूर्ण कथन। ठीक है। महत्वपूर्ण कथन की अगर बात की जाए, महत्वपूर्ण कथन कि अगर इसकी बात की जाए तो एक कथन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि पहला कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता पश्चात खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता पश्चात खत्म कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है, सब लोग जानते हैं उनको, जो 2000 के नोट पे या पहले आते थे या 500 के नोट पे पहले आते थे। 2000 नोट पहले तो चलता नहीं था, 1000 के नोट पे या 500 के नोट पे जो पहले आते थे वो हैं हमारे एमजी या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक। नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कांग्रेस, आप लोग अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही लिखा जाएगा, है ना। कांग्रेस अल्पसंख्यक कांग्रेस अल्पसंख्यक भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? इस स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, कांग्रेस अल्पसंख्यक भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन। ठीक, ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन ने दिया था। अगर हम लोग बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया था कांग्रेस अपने अंतिम समय की सांसें ले रही है, अंतिम समय में जी रही है, अंतिम समय में जी रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे ही कालखंड में, मेरे ही कालखंड में कांग्रेस का अंतिम संस्कार हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाए। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? आप लोग समझिएगा कि अंग्रेज लोग कितना ज्यादा कांग्रेस से चिढ़ते थे या उसके खिलाफत में थे कि कांग्रेस अपने अंतिम समय में जी रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे ही कालखंड में, मेरे ही टाइम पीरियड में इसकी मृत्यु हो जाए या इसका अंतिम संस्कार हो जाए। तो यह जो था कथन, यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन ने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो है कि कांग्रेस
का जन्म, कांग्रेस का जन्म भारतीयों की कांग्रेस का जन्म भारतीयों की दुश्मनी के लिए नहीं, दुश्मनी के लिए नहीं अपितु दोस्ती के लिए हुआ है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था कूपलैंड ने। यह स्टेटमेंट दिया था कूपलैंड ने। ठीक है, अगर आप बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता पश्चात खत्म कर देना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता पश्चात खत्म कर देना चाहिए, यह स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। कांग्रेस अल्पसंख्यक भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यह स्टेटमेंट था लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस अपने अंतिम समय में जी रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे ही कालखंड में कांग्रेस का अंतिम संस्कार हो जाए या कांग्रेस की मृत्यु हो जाए, यह स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस का जन्म भारतीयों की दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि अपितु दोस्ती के लिए हुआ है, तो यह स्टेटमेंट था कूपलैंड का। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका फिफ्थ, कांग्रेस के लोग भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह स्टेटमेंट दिया था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट अगर बात की जाए बंकिम चंद्र चटर्जी, नेक्स्ट अगर बात की जाए कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कांग्रेस क्षय रोग जानते होंगे आप लोग। क्षय रोग होता है टीबी, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि फेफड़ों लंग्स की बीमारी होती है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये स्टेटमेंट दिया था अरविंदो घोष ने। ये स्टेटमेंट दिया था अरविंदो घोष। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कांग्रेस भविष्य
में संसद का केंद्र है, भविष्य में कांग्रेस भविष्य में संसद का केंद्र है। ये स्टेटमेंट दिया गया था द इंडियन मिरर के द्वारा। और एक और स्टेटमेंट इंडियन मिरर के द्वारा दिया गया था, कांग्रेस राष्ट्रीय, हाँ ठीक है, 8th कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभरेगी। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, ये दोनों स्टेटमेंट द इंडियन मिरर एक मैगजीन थी उसके द्वारा, पत्रिका थी उसके द्वारा दिए जाते थे। द इंडियन मैगजीन के द्वारा, सॉरी द इंडियन मिरर मैगजीन, द इंडियन मिरर मैगजीन थी, उसके द्वारा ये स्टेटमेंट दोनों दिए गए थे। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं बीच में आ जाता हूं तो पॉज वीडियो करके आप ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी अपलोडेड होती है, तो लाइव चल नहीं रही होती है तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो था महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, आज ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सेशंस की बात की जाए, सेशंस का मतलब होता है अधिवेशन, सेशंस का मतलब होता है अधिवेशन, और अधिवेशन का मतलब होता है कि बैठक, ठीक है, बैठक मतलब एक मीटिंग टाइप की होना, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो राष्ट्रीय कांग्रेस में हैं उनको बुलाकर बैठक करना। अब अधिवेशन जो था दो टाइप का हुआ करता था, अधिवेशन जो था वो दो टाइप का हुआ करता था। अगर बात की जाए तो दो टाइप के अधिवेशन की मैं बात करूं तो एक होता था एनुअल सेशन, जिसे हम लोग वार्षिक अधिवेशन बोलते थे, वार्षिक अधिवेशन। और यही अगर आपकी बात की जाए दूसरा तो होते थे, एक होता था स्पेशल सेशन। तो स्पेशल सेशन की बात करें जो कि होता था आपका विशेष अधिवेशन, आप वार्षिक अधिवेशन को तो समझ ही रहे होंगे कि वर्ष में एक बार होगा वार्षिक अधिवेशन, और ये स्पेशल सेशन जो होता था ये इमरजेंसी में होता था। इमरजेंसी मतलब कोई नया इमरजेंसी में कोई बात प्रस्ताव रखना है अंग्रेजों के सामने, तो उसके लिए होता था इमरजेंसी में, ठीक है। और ये साल में कभी भी हो जाता था, ये वाला साल में कभी भी हो सकता था, बट ये वाला जो था दिसंबर ऑफ एवरी ईयर होता था, दिसंबर ऑफ एवरी ईयर मतलब हर साल के दिसंबर में होता था, प्रत्येक वर्ष दिसंबर में। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में,
ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। कल से हम लोग जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि 2 से 3 दिन में यहाँ पे टॉपिक हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। महत्वपूर्ण अधिवेशन कल से हम करेंगे। महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो इसमें आपका लगभग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में लगभग सभी कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपका एक ये टॉपिक बचा हुआ है, महत्वपूर्ण अधिवेशन। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये इस सबकी पीडीएफ मिल जाए, इन सबकी अगर आपको पीडीएफ मिल जाए या हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, अगर आप लोग चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स इन सबके, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो मैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।